जय हिंद। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। बिहार फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट ये 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग का मतलब होता है वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, उसे पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा का मून का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूरज का पलायन वेग बाहरी कोर पे 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और आंतरिक कोर पे 617 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। ग्रह में सबसे ज़्यादा पलायन वेग बृहस्पति ग्रह का होता है। कितना होता है? बृहस्पति ग्रह का 60 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सूरज का पलायन वेग तो एक बाहरी पे पूछेगा, बाहरी कोर पे 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड और अंदर पूछेगा तो 617 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ग्रहों में सबसे अधिक पलायन वेग बृहस्पति ग्रह का होता है। कितना होता है? 60 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को प्राथमिक सेल बोलते हैं। सेल, बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बैटरी के लिए जो करंट होता है वो डीसी, डायरेक्ट करंट आता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए, मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। अल्टरनेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को एसी में बदल देता है। अल्टरनेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को एसी में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को एसी में बदल देता है अल्टरनेटर। ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदल देगा। मोटर क्या करता है? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा इकाई है। तो किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा। और किलोवाट शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है। किलोवाट पूछेगा तो यही शक्ति का ही यूनिट होता है। ठीक है, और उसमें घंटा लगा देगा तो विद्युत ऊर्जा का, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का क्षमता जो होता है वो निगेटिव होता है, उत्तल लेंस का क्षमता पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का क्षमता पॉजिटिव होता है। समझ गए? चलिए, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? फ्यूज का सबसे उपयुक्त विशेषता है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। तो ए और डी दोनों।
ठीक है, बहुत जल्दी ये गल जाएगा। ठीक है, एमसीबी भी इसमें, फ्यूज में एक एमसीबी भी अब प्रचलन में, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पानी की बूंदों का आयतन, प्रसार होगा नहीं, अवशोषण हो, तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण, यानी पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इंद्रधनुष में 7 गो रंग होता है। इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7 गो रंग होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कंप्यूटर का फर्स्ट पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, उसको याद करने का भी टीमा समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में हम क्या लिख रहे हैं। कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम का यूज किया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया था, यही आईसी चिप। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, फिफ्थ जनरेशन में एआई का यूज किया जा रहा है। समझ गए? चलिए, तो आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। मतलब रक्त क्षारीय होता है, रक्त क्षारीय होता है। जैसे कि पीएच का जो परास होता है 0 से लेके 14 तक होता है। 7 से कम रहेगा अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा क्षारीय। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ये जो रक्त में 55% प्लाज्मा होता है और बाकी का 45% आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? एग्जाम में ये भी सवाल पूछ देगा, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू.जी. रोजन ने। डब्ल्यू.जी. रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया था। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 जून को वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। टू मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। एक और इसका नाम है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। भरतपुर पक्षी अभयारण्य। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसमें पक्षी वर्ड आ रहा है तो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? घाना पक्षी अभयारण्य, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, चलिए, पूरा नाम अगर याद रहेगा तो बन जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग से। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? क्योटो जापान का एक शहर है और ये प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था।
ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप और जंतु कोशिका में विभेद करता है। पादप में, पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर इसी के कारण होता है। पेड़ पौधा का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। ठीक है, अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में न रहे तो गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन किए थे। ठीक है, प्रोटॉन गोल्डस्टीन। आगे बढ़ते हैं। डोडो क्या है? डोडो एक विलुप्त प्राय पक्षी है। डोडो एक विलुप्त प्राय पक्षी है। ठीक है, यह पक्षी हिंद महासागर के मॉरिशस नामक जगह पे पाई जाती है। डोडो हिंद महासागर के मॉरिशस नामक जगह पे पाई जाती है। ठीक है, तो एक विलुप्त प्राय पक्षी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकीन का अतिरिक्त खुराक से क्या होता है? हैलुसिनेशन होता है। हैलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, इस ऊर्जा पिरामिड से 10% का नियम लिंडेमान दिए थे। 10% का नियम लिंडेमान दिए थे। लिंडेमान। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य? सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य इन तीनों में अल्फा गामा का होगा, सबसे अधिक अल्फा का होगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? पादप, टीडा और पक्षी। तो ये आपका खाद्य श्रृंखला, पादप को टीडा खाता है, टीडा को पक्षी खाती है। ठीक, भारत के किस राज्य में अधिक पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है? पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है। और भारत पवन ऊर्जा के मामले में 5वें स्थान पे है विश्व में। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का सबसे पहले रासायनिक फार्मूला लिख लीजिए। रासायनिक फार्मूला होता है NH2CO NH2। NH2 को अमाइड बोलते हैं लोग। ठीक है, तो इथेन तो होगा नहीं, मीथेन होगा नहीं, क्यूटीन होगा नहीं, तो क्या होगा? कार्बामाइड। ठीक है, यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड। फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल है, आँख को प्रभावित करता है। रेटिना से ये रेटिनॉल बना हुआ है। ठीक, सूरज की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का क्या नाम है? क्लोरोफिल।
क्या? क्लोरोफिल। ये प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्लोरोफिल प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्लोरोफिल करता क्या है? तो प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। 75 नंबर क्वेश्चन है मेरा। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल जो होता है आपका गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है। सबसे दुर्बल बल तो गुरुत्वीय बल, सबसे प्रबल बल तो नाभिकीय बल। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अब मेरा यहाँ से गणित एवं तर्क शक्ति शुरू हो गया। जब बताए थे हम बिहार फॉरेस्ट गार्ड में मैथ और रीजनिंग मिलके 25 गो क्वेश्चन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। 76 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, माने आलिया के दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब उसके पापा का पुत्र है। तो मतलब वो लड़का है, वो मेरे दादाजी मेरे पापा का पुत्र है। तो लड़के के माँ का आलिया से क्या संबंध है? तो लड़के का माँ आलिया की माँ ही लगेगी। क्या लगेगी? माँ लगेगी। क्लियर? चलिए, एक निश्चित कूट में गोल को इतना लिखा जाता है, JRDO। उसी कोड में प्लान को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका हम सॉल्यूशन आपका किए हुए हैं, हम दिखा दे रहे हैं। इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए ABCD वगैरह लिख लीजिएगा लोग। तो जी को जे लिखा जाता है। जी कहाँ पे है? जी यहाँ पे है। जे लिखा जाता है 1 2 3, 3 गो आगे बढ़ गए। तो पी में भी 3 गो आगे बढ़ जाएंगे। ओ को क्या लिखा जाता है? ओ को आर लिखा जाता है। 1 2 3, सब में 3 3 आगे बढ़ रहा है। जी में जी से जे जाने के लिए 3 आगे बढ़ा, ओ से आर जाने के लिए +3 आगे बढ़ा, ए से डी जाने के लिए 3 बढ़ा। तो उसी तरह पी से आगे 3 बढ़ जाएंगे। पी कहाँ है? 1 2 3 एस। ठीक है, एल के आगे 3 बढ़ जाएंगे, 1 2 3, तो ओ आ जाएगा SODO। समझ आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? SODO। चलिए अठहत्तर नंबर के क्वेश्चन है मेरा, एक कक्षा के 34 विद्यार्थियों का माध्य भार इतना है, शिक्षक को शामिल कर लेते हैं तो इतना हो जाता है। तो शिक्षक का भार, तो इसको निकालने का, तो 34 विद्यार्थियों का, तो 34 गुने 46.5 कर लीजिएगा। ठीक है, शिक्षक को शामिल कर देते हैं तो मतलब 35 आदमी हो गया, 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो पहले 46.5 था, अब 47 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करके इसमें से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 64 किलोग्राम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। अमित कहता है सुमित की माँ मेरी, कहाँ चला गया जी? इधर से देख लेते हैं। 79 नंबर 79। अमित कहता है सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी। अमित कहता है सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो सुमित किस प्रकार अम्मी से संबंधित है? तो उसका भांजा हो जाएगा ना, तो भांजा मार लीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। एक कूट भाषा में पेंसिल को इतना लिखा है, उसी कूट भाषा में, तो P से N जाने के लिए देख लीजिए। P से N देख लीजिए। ABCD में आप लोग देख लीजिएगा लोग। P से N 1 2 पीछे हुआ है, E से C आगे आया, 2 पीछे हुआ है,
तो उसी तरह हम टी में 2 को पीछे चल जाएंगे, तो टी से 2 को पीछे जाएंगे तो आर आ जाएगा, तो आर से मेरा शुरू होगा, ठीक है। ओ में 2 को पीछे आ जाएंगे तो एम आ जाएगा, तो आर आर ओ से ओ के बाद एन है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आर वाला आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 80 का बी हो गया, ठीक। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, उस विकल्प में से सही आकृति का इसमें से चयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस आकृति को देख लीजिए, तो इसका जो होगा ये तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट जाएगा, ऐसे ऐसे काट देगा, ठीक है। तो डॉट डॉट गया हो कटा हुआ ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें तो ऐसे आया हुआ ये नहीं होगा, तो डॉट डॉट गया हो और काटा हो तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या का 25 संख्या x है, इसका 25% 25/100 कितना है, 225 है, 225 है, 25 चौका 100, 25 नामा, तो संख्या कितना हो गया, 900 हो गया, संख्या कितना हो गया, 900। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, दी गई संख्या का आगे वाला हमको बताना है, ठीक है। नॉर्मल से आप लोग बना लीजिएगा लो, इसमें +4 जोड़ दिया है, इसमें बेस्ट अप्रोच क्या है, 5 दूनी 10 एगो घटा दिया, 9 दूनी 18 एगो घटा, 17 दूनी 34 एगो घटा दिया, तो 65 गुना 2 130 में से एक घटा दीजिएगा, 129 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है, 130 सादी बर्फी है, वह 79 ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। जब भी न्यूनतम पूछेगा तो उसका HCF हो जाएगा, HCF। तो 420 और 130 का HCF निकाल लीजिएगा, ठीक। निकाल के देखा दे क्या, तो 430 100 इसका HCF निकालने का 420 में डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 13 39 390, ये हो गया 30, ये 130, तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में 120, फिर 10, उधर 30 को 10 33, ठीक है। तो मतलब 10 गो बर्फिया करेगा, ठीक। आप HCF निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई आई चौड़ाई अगर चौड़ाई x है तो ये x+4 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है, 2 × L+B, कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, परिमाप नहीं अर्ध परिमाप दिया तो 2 से भाग दे दीजिए, 2x + 4 2x + 4 = 36, ये उधर चल जाएगा 32, x = 16, तो एगो 16 है तो एगो 20 हो जाएगा, ऑप्शन डी। मैथ्स रीजनिंग आसान पूछा था, समझ गए ना, ये 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु इतना थी, 45 वर्ष थी, अब हमारी आयु का अनुपात इतना है। प्रजेंट में वो मतलब हम हो गए और मेरी मम्मी हो गई, मम्मी 4x है तो हम x हैं। प्रजेंट में 5 वर्ष पहले चले जाइए तो 5 वर्ष पहले ये x - 5 हो जाएगा, ये 4x - 5 हो जाएगा, ठीक। पाँच वर्ष प्रजेंट में हम और मेरी मम्मी, ये हम हो गए, ये मेरी मम्मी हो गई, मम्मी 4x है तो हम x थे। 5 वर्ष पहले ये x - 5 हो जाएगा, ये 4x - 5 हो जाएगा। दोनों का योग कितना दिया हुआ है, तो x - 5 4 ये 5x -10 = कितना दिया, 45, x = 11, ठीक। तो मेरी मम्मी की आयु पूछ रहा था, 11 4 44, ठीक है। चलिए आप लोग अपने से ही बना लीजिएगा लो। श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, आसान सा सवाल है,
देखिएगा इसे 100 200 हो गया, 400 हो गया है, नेक्स्ट आगे 800 होगा, 50 25 हो गया, घट रहा है, तो इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन का परिचय करवाते हुए प्रिया ने कहा, अमन का परिचय करवाते हुए प्रिया ने कहा उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता माने अमन के भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। प्रिया किस प्रकार अमन से, तो उसकी बहन हुई ना, उसकी बहन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रतिबिंब बनाना है, जल प्रतिबिंब में इसको उल्टा कर दीजिए, तो ऐसे इधर नहीं आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। ये तो इधर नहीं आएगा, ठीक, ये तो नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, इसको उल्टा कीजिएगा तो ये वाला ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या बताना है। ई को जी, तो ई से कितना बढ़ा, 1 2, ई को जी 1 2 2 बढ़ गया, ठीक, जी से जे 1 2 3, ये 2 फिर आगे 3 बढ़ गया, जे से एन 1 2 3 4, फिर 4 बढ़ गया, तो यहाँ पे 5 बढ़ा होगा, 5 के बाद एस से हम 6 गिन लेंगे, 6 बढ़ जाएंगे, एस से हम आगे बढ़ेंगे 6, तो कितना हो जाएगा, एस एस 1 2 यानी एस, टी यू भी यानी 6 बढ़ना है हमको, ऐसे 1 2 3 4 5 6, वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी को निरंतर आगे बढ़ने के लिए डी एफ आई एम आर, तो डी से एफ, डी से एफ, डी से एफ, ई एफ 2 का बढ़ गया, एफ से आई 1 2 3, आई के बाद एम 1 2 3 4, फिर अब 5 बढ़ेगा, एम के बाद 1 2 3 4 5 आर, तो फिर 6 बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इसका सिंपल सा मतलब इस तीनों का एलसीएम, जैसे कि इसको हम एक अप्रोच बता देते हैं, जैसे 16/25 इतना इतना, तो इसका नीचे लिख दीजिएगा 25, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, फर्स्ट हो जाएगा 16 गुना 12 गुना 15, सेकेंड हो जाएगा 7 गुना 25 गुना 15, थर्ड हो जाएगा 14 गुना 25 गुना 12, ठीक है, तो इस तरह बना लीजिएगा, जो बड़ा होगा तो ई डी ऑप्शन बड़ा आ जाएगा, ठीक है, इस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृत संख्या होने की प्रायिकता, तो एक मोबाइल फ़ोन में जो नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, मोबाइल फ़ोन में जो नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया, 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मोबाइल फ़ोन में लास्ट डिजिट आपका बुरा प्राकृत संख्या 1 2 3 से शुरू होता था, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/10 मेरा प्रायिकता हो गया, ठीक। चलिए, 0 पॉइंट रूट में ये दिया हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, सन्निकट वैल्यू निकालना है, तो इस 0.9 है ना, इसको बेस्ट अप्रोच है, ये √9/10, तो 9 का कितना हो जाएगा 3, √10 आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, आगे हम निकाले हुए हैं, देख लीजिए, तो 10 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3.16 आ जाएगा, 10 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3.16, तो 3 में 3.16 से भाग दीजिएगा 0.94 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। इसके ऊपर वाला का जो हम बता रहे थे, जैसे कि ई वाला आपका ये बना हुआ है 93 नंबर, ये हम निकाले हुए हैं,
पेंसिल वाला ई हो गया, सब ई देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं से भरे हुए एक ड्रम का वजन इतना है, निकाल लीजिएगा इसको। गेहूं से भरे एक ड्रम का 31/6 है, खाली ड्रम का वजन इतना है, तो इसमें से इसको घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये आपका DI का क्वेश्चन है, प्रश्न 96 से 100 तक। इसमें कुछ अधूरा ई क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आय दिया हुआ था 80,000, आय कितना दिया हुआ था 80,000 रियल क्वेश्चन में, ठीक। तो इसमें भी कुछ गड़बड़ी है, तो उस हिसाब से हम बना देते हैं, एक दो का ऑप्शन भी न मिले। मासिक आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च हुआ है। शिक्षा कितना है, शिक्षा आपका 10,000, ये सब हज़ार में दिया है, तो 10,000 शिक्षा पे खर्च हुआ है। और मासिक आय उसका कितना था 80,000 था। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर लीजिएगा, तो ये से कट गया, ई डबल यानी 100/8, 100/8, 100/8 का मतलब क्या हो गया आपका 25 चौका 100, 2 चौका 8, 12.5%। कितना आ जाएगा 12.5। देखिए ऑप्शन कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 12.5%, इसमें जैसे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, राशन तथा परिवहन पर मासिक खर्चों का अंतर। राशन पे कितना है, राशन पे आपका 20,000 है, और परिवहन पे कितना है 5,000 है, तो दोनों में से घटा 20,000 में से 5,000 घटा दीजिएगा, अंतर कितना आ जाएगा 15,000 का आ जाएगा, ठीक है। 15,000 का अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट, परिवार का कुल मासिक खर्च कितना है। मासिक खर्च निकालने के लिए इसको सबको जोड़ दे, 20,000 प्लस 15,000, 35,000 प्लस 10,000, 45,000 प्लस 5,000, 50,000, यानी परिवार का कुल मासिक खर्च कितना है 50,000 है। कितना है 50,000। जैसे फिगर दिया हुआ वैसे हम बना रहे हैं, समझ गए ना। फिगर में गलती है, उसमें मासिक आय भी नहीं दिया हुआ था, तो हम रियल क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मकान किराया तथा परिवहन का खर्च का अनुपात। मकान का किराया कितना है, मकान का किराया 15 है, कितना है 15,000 रुपया है, ठीक है। और क्या पूछ रहा था, मकान का किराया 15,000, और किसका पूछ रहा था परिवहन, परिवहन का कितना है 5,000 है, तो इसका अनुपात पूछ रहा है 5×3=15, 3:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3:1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट मेरा 100 नंबर क्वेश्चन है, परिवार की विविध खर्च का प्रतिशत कितना है। विविध खर्च कितना है 10,000 है, कितना है 10,000, 10,000 परिवार का विविध खर्च हो गया। पूछ क्या रहा है, तो आय से भाग दे देंगे, आय कितना था 80,000 था, इसमें नहीं दिया हुआ है, 100 से गुना कर देंगे, तो ई कैंसिल हो गया, ई डबल जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 25 चौका 100 यानी 250, और 2 चौका 8, 250/2 कर लीजिएगा, जो भी आपका परसेंटेज आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो आई थिंक आप सबको कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका जो भी हम इसका सॉल्यूशन दिए थे मैथ्स वाले का, ये देख लीजिए, ठीक। यहाँ पे पूरा बढ़िया से बना हुआ है। भांजा वाला भी बता दिए, ये भी बता दिए, माँ वाला बता दिए, ठीक। प्रोबेबिलिटी वाला बता दिए, ये घटा देना था ये बता दिए, 3:1 इतना आ गया, ठीक है। आई थिंक आप सबको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।